हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, हमारे बीच में आकाश हैं। आकाश बीआरटी बोर्ड से पास आउट है और फिर उन्होंने गेट का भी एग्जाम लिखा था और गेट में अच्छी रैंक लाई थी। और आईआईटी खड़गपुर के अंदर में एडमिशन लिया था एमटेक करने के लिए। और उसके बाद उनका जो जॉब लगा सीआईएल के अंदर में, कोल इंडिया लिमिटेड के अंदर में था। और अभी एक कोल इंडिया लिमिटेड के अंदर में जॉब कर रहे हैं। तो बहुत से बच्चों को डाउट रहता है कि गेट करने से क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेज, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत से बच्चों को डाउट रहता है कि हम गवर्नमेंट एग्जाम कौन कौन से दे सकते हैं और उसके लिए क्या प्रोसेस रहता है। हमें कोल इंडिया लिमिटेड में जाना है तो कैसे जाना है, या और भी कोई भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं वो हमें कैसे मालूम पड़ेंगे और कैसे हम वहां तक रीच कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। इन सब डाउट को आज हम क्लियर करेंगे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपको गेट के थ्रू मिल सकती गवर्नमेंट के अंदर में। आकाश आपको बताएंगे सारा डिटेल के अंदर में। तो बच्चों, आप लोग भी अपना क्वेश्चंस बना के रखिएगा। आकाश हमारे बीच में है और आई गेट एलुमनी है। तो आकाश, अपनी थोड़ी सी जर्नी अपने बारे में डिस्कस करिए आप लोग कि कैसे रहा, कैसे डिसाइड किया आपने कि हमें गेट करना चाहिए और कब डिसाइड किया आपने। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश है। मैं बीआईटी दुर्ग 2021 पास आउट हूँ। गेट की जर्नी के बारे में अगर बताऊँ तो जब मैं फोर्थ सेमेस्टर में था तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं प्लेसमेंट्स के लिए ही जाऊँगा। मुझे आइडिया नहीं था कि गेट मुझे करना है करके। लेकिन मेरा माय फ्रेंड था संस्कार, उसने मुझे बताया कि सर एक स्कॉलरशिप टेस्ट ने सर ने एक स्कॉलरशिप टेस्ट रखा है फॉर द गेट एग्ज़ाम। तो उसको 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 मन था गेट करने का, तो मैं भी चलो जाके देख के आते हैं कि गेट होता क्या ऐसे करें। तो जब हमने टेस्ट देने गया, स्कॉलरशिप टेस्ट देने गया, उससे पहले सर ने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया अबाउट गेट, क्या होता है इससे, कैसे एमटेक कर सकते हैं हम, पीएसयूज के लिए हम इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं इस स्कोर के बेसिस पे। तो ये सब जब मुझे जब जब उसका आइडिया लगा तो फिर मैंने डिसाइड किया कि गेट एक बेटर अपॉर्चुनिटी है देन गोइंग फॉर द प्लेसमेंट्स। सो आफ्टर फोर्थ सेमेस्टर मैंने सर का जो स्कॉलरशिप एग्जाम वो दिया, एंड आफ्टर दैट आई टेक द एडमिशन एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द गेट फ्रॉम द फिफ्थ सेमेस्टर। तो आकाश, जब आपने गेट की तैयारी स्टार्ट की थी कॉलेज के साथ में की, तो बहुत से बच्चों को डाउट भी रहता है कि यार गेट क्या हम कॉलेज के साथ में कर सकते हैं। हाँ सर, बिल्कुल। कॉलेज के साथ आप मैनेज कर सकते हैं बहुत। ये गेट सर स्टार्टिंग में तो वैसे ही अगर जितना जल्दी आप स्टार्ट करें उतना बेटर रहता है, क्योंकि गेट स्टार्टिंग में जो क्लासेस रहती है उनके उसकी जो पढ़ाई भी रहती है वो काफ़ी स्लो चलती है, तो हम पढ़ाई के साथ साथ कॉलेज की स्टडीज भी मैनेज कर सकते हैं। और तो सब्जेक्ट भी कॉमन जब रहते सर मैंने फिर हाँ सर। हैं, सब्जेक्ट भी कॉमन रहते हैं कॉलेज। हाँ, सब्जेक्ट्स भी कॉमन रहते हैं सर, या जी हाँ सर। फोर्थ सेमेस्टर से सब्जेक्ट्स, कॉलेज के सब्जेक्ट्स और जो गेट के सब्जेक्ट्स है वो लगभग मैच करने लगते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स फोर्थ सेमेस्टर में आता है, फिर टीओसी ये भी फिफ्थ सेमेस्टर में आ जाता है, तो मैनेज होने लगता है। तो आप कैसे मैनेज करते थे कॉलेज की पढ़ाई और फिर गेट की पढ़ाई, और सारी चीजें कैसे मैनेज होती थी। सर जब स्टार्टिंग मैंने जो मेरे फर्स्ट सब्जेक्ट जो मैंने कोचिंग में पढ़ा वो टीओसी था सर। तो सर उस टाइम जब आप पढ़ाते थे सर, तो उसके बाद फिर मैं उस जो भी आप उस दिन का जो जो भी कोर्स वर्क रहता था, उस दिन की जो भी पढ़ाई रहती थी वो एक बार मैं पढ़ लेता था सर, वो एक बार गो थ्रू करता था। तो मुझे हार्डली सर हाफ एन आवर या वन वन आवर लगते थे उस नोट्स को गो थ्रू करने में। तो सर ये आई थिंक कॉलेज के साथ मैनेज हो जाता था सर, क्योंकि वो सुबह ही क्लास होती थी, शाम में 1 घंटे निकाल लेते थे और सर इसके थ्रू मैनेज करते थे। और वंस इन अ वीक आफ्टर दैट जो गेट ओवरफ्लो के क्वेश्चन आप जो बताते थे सर वो एक बार कर लेते थे। बस और इतना ही जब कॉलेज के साथ में। बच्चे बहुत सारे जी सर। कंफ्यूज रहते हैं कि सर गेट करेंगे, कहीं हमारी कोडिंग पार्ट तो नहीं छूट जाएगा, कहीं हमारा प्लेसमेंट तो नहीं छूट जाएगा कॉलेज का। नहीं सर, ऐसा ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब मैंने तो प्लेसमेंट्स की भी तैयारी कर रहे थे की थी, और आप कोर्स वर्क भी पैरेलली कर रहा था। मैंने उसकी तैयारी कर रही थी तो बाकी। हाँ सर। हाँ, बोलिए बोलिए, आप बोलिए।
नहीं सर, मैं बस यही बताना चाहता कि मैनेज हो जाता है सर, अगर थोड़ा सा टाइम अगर निकाल लेते हैं। कॉलेज के टाइम क्योंकि में आपने प्लेसमेंट कहीं पे लगाया था कि नहीं, फोकस नहीं किया था? नहीं सर, आफ्टर सिक्स सेमेस्टर, जब सेवेंथ सेमेस्टर स्टार्ट होती है तब प्लेसमेंट्स का थोड़ा सा उस तैयारी स्टार्ट सब करने लगते हैं सर। मैंने भी किया था। तो सर मैंने प्लेसमेंट्स की तैयारी की थी पैरेलली। और हाँ सर, प्लेस्ड हुआ था। आप किस कंपनी में प्लेस हुए थे उस टाइम में? उस टाइम सर कैब जेमिनी में प्लेस्ड हुआ था मैं। लेकिन तो आपने ज्वाइन नहीं किया? नहीं सर, ज्वाइन नहीं किया था मैंने। ओके। तो फिर आपने गेट का एग्जाम लिखा और गेट में आपकी रैंक कितनी आई थी? सर उस साल मेरी गेट की रैंक, जब मैं पास आउट हुआ तब 1958 समथिंग रैंक आई थी। लेकिन सर उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं था उस रैंक से। तो और सर कोविड का समय भी चल रहा था। तो जो मेरे पास एक ऑप्शन थे कि मैं अपने जॉब को ऑप्ट कर लेता और गेट वहीं छोड़ देता, या गेट की उस रैंक से कोई कॉलेज ऑप्ट करता। लेकिन सर मुझे अच्छे कॉलेज चाहिए थे, और एक ये भी दिमाग में था कि अच्छी रैंक पे पीएसयू भी मिल के ऑफर भी आते हैं। इस रैंक पे शायद थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि पीएसयू के चांसेस नहीं मिलते, और कॉलेज भी ट्रिपल आईटी बैंगलोर नहीं मिल रहा था। एटलीस्ट मैं वो एडमायर कर रहा था। तो इसलिए सर मैंने दोबारा ट्राई किया तो आपने कि ड्रॉप ले लिया, ड्रॉप वो लेके फिर से तैयारी किया? ड्रॉप ले फिर से तैयारी की। तो नेक्स्ट ईयर गेट 2022 लिखा, और उसमें सर यही है 477 रैंक। 477? 7 जी सर। जी जी। तो उसके बाद आपने आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन लिया एमटेक करने के लिए। तो एमटेक हाँ करते सर, समय उसका था। जब आप समय एमटेक करने गए तो बहुत सारे बच्चे गए थे आईआईटी खड़गपुर में। आई गेट से लगभग 7 लोग या 8 लोग गए थे तुम्हारे साथ में एमटेक करने के लिए हाँ खड़गपुर हाँ के। सर, हाँ सर। तो, हाँ, या अमन सायन ये सब गए थे तो सर। ऐसा क्या हुआ? अभी आपका एक दोस्त है, उसने भी अभी डीआरडीओ ज्वाइन किया इसी साल। तो जी सर। तो ऐसा क्या हुआ कि आपने एमटेक कंप्लीट नहीं किया और सीआईएल के अंदर में जाने का सोचा आपने? मतलब क्या आ, की हुई, या कुछ ऐसा था कि हमें सीआईएल में आपने ज्वाइन किया? उसके पीछे मतलब क्या लॉजिक था आपका? सर स्टार्टिंग में जब सीआईएल का जॉब ऑफर आया तो थोड़ा कंफ्यूजन था कि सीआईएल पीएसयू के लिए जाना चाहिए कि एमटेक के लिए जाना चाहिए, क्योंकि दोनों ही ऑप्शंस थे सर। कि उसमें प्लेसमेंट्स, क्योंकि आईआईटी खड़गपुर से एमटेक कर रहे हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं प्लेसमेंट्स भी अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन सर उस दैट टाइम ये ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये थोड़ा सा ले ऑफ्स के थोड़े सीन चल रहे थे सर। और हेलो। हाँ सीआईएल हाँ हाँ। नेटवर्क इशू लग रहा है थोड़ा सा मुझे। जब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था सर एमटेक में, तो मेरे जो सीनियर्स थे उनके भी प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे नहीं हुए थे कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। हम्म। तो दैट टाइम ये थोड़ी सी सिचुएशन बनी सर कि मुझे सीआईएल के जाना चाहिए। तो तो उस टाइम ये सीआईएल का सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहता है? गेट के थ्रू डायरेक्टली हो जाता है कि वहाँ पर इंटरव्यू वगैरह भी देना पड़ता है? कैसे रहता है वहाँ का सिलेक्शन प्रोसेस? सर सिलेक्शन प्रोसेस डायरेक्टली थ्रू गेट रहता है सर। ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर दे वो रिक्रूट करते हैं मतलब कोई सर। कोई इंटरव्यू प्रोसेस नहीं है। इंटरव्यू? नो सर। तो कोई सीएस का बच्चा है तो, और वो गवर्नमेंट, बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं कि बोलते हैं सर क्या हमारा गवर्नमेंट में हो पाएगा? तो कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है गवर्नमेंट में ज्वाइन करने के लिए? गवर्नमेंट सर पीएसयूज में तो बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, जैसे कोर इंडिया हो गया, आईओसीएल हो गया। ये ये सारे पीएसयूज हैं सर, जो एवरी 2 इयर्स गेट सीएसई के बच्चों को रिक्रूट करते हैं सर। तो ऐसे लास्ट लास्ट ईयर इसमें भी आया था आपका सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी का भी सेक्रेटरी। आया था जी आपका, जी सर, जी आईबी सर। का भी आया था आपका। हाँ सर, आईबी का भी आया था, और डीआरडीओ और इसरो ये तो हर साल रिक्रूट करते हैं और ये भी सर, क्रिस अदर देन करके, पीएसयू। रेलवे का होता है क्रिस करके, याद होगा तुमको, बहुत सारे बच्चे उसमें भी अपने गए थे किसमें सर? रेलवे में। वो क्रिस रेलवे में, जी जी सर। रेलवे के अंदर में भी था। जी जी सर, बहुत सारे। तो इन सब में क्या सारा गेट स्कोर ही चलता है? जैसे आईओसीएल में तो इंटरव्यू होता है। हाँ, आईओसीएल में सर इंटरव्यू होता है। पावर उसमें पावर डीआरडीओ में भी
डीआरडीओ में भी इंटरव्यू प्रोसेस होते हैं, इसरो में भी इंटरव्यू प्रोसेस होते हैं। हम्म। बाकी सर कोल इंडिया में तो नहीं, इंटरव्यू अभी तक तो नहीं लिया गेट के थ्रू रिक्रूट। तो मतलब गेट में एक अच्छे स्कोर, कितना स्कोर ला दे कि यदि कोई बच्चा जनरल कैटेगरी का है, ओबीसी में है, तो दोनों का आपको कुछ आइडिया हो कि कितना स्कोर हम ला दे कि हमारा सीआईएल के अंदर में ऑफर आ जाए? क्या सीआईएल हर साल लेता है? हाँ सर, सीआईएल हर साल तो नहीं बोल सकता सर, लेकिन हर 2 साल में एक बार तो सीएस के बच्चों को रिक्रूट करता है सर, क्योंकि गेट का स्कोर 3 इयर्स वैलिड है, तो अ, बच्चे मतलब स्टूडेंट्स अप्लाई भी कर सकते हैं गेट स्कोर। तो कितना स्कोर लाना पड़ेगा हमें 1000 में? स्कोर सर डिपेंड करता है सर कि जिनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल रही है, अगर वो ज्वाइन नहीं करते तो ये जो स्कोर होता है सर, ये फॉर द जनरल कैटेगरी में बता रहा हूँ 660 तक गया था इस बार, 650 तक, और ओके। फॉर द लास्ट फेज। ओके। ओके। तो हाँ सर। तो क्या वर्क क्या रहता है आपका वहाँ पे, क्या प्रोफाइल क्या रहता है आपका? सर जॉब प्रोफाइल स्टार्टिंग जब ज्वाइन करते हैं तब तो मैनेजमेंट ट्रेन रहता है फॉर द 1 ईयर प्रोबेशन पीरियड। ओके। आफ्टर दैट सर असिस्टेंट मैनेजर के लिए प्रमोशन होता है। उसके बाद सर वर्क ऐसा रहता है कि हमें डिपेंड करता है सर कि हमें कौन सी सब्सिडरी मिल रही है, और सब्सिडरी में अगर एरिया मिल रहा है तो जॉब प्रोफाइल थोड़ा चेंज होता है सर। ओके। अगर पोस्टिंग हेडक्वार्टर में रहती है तो सर मोस्टली सिस्टम्स का काम रहती है, नेटवर्किंग मैनेज और वेबसाइट्स उनके क्या स्टेटस चल रही है। लेकिन अगर सर एरिया में पोस्टिंग रहती है तो फिर हमें थोड़ा ये नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है यहाँ पे। हाँ। तो अभी आकाश, आप जिस प्रोफाइल पर है जहाँ पर है, आपका लोकेशन कहाँ पर है? सर करेंटली मैं सिंगरौली में पोस्टेड हूँ सर। सिंगरौली ये मध्य प्रदेश में आता है सर, मध्य यूपी प्रदेश बॉर्डर। स्टेट में, यूपी बॉर्डर। जी सर। तो कैसा लगता है आपको गवर्नमेंट में जॉब करना? बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं कि गवर्नमेंट में काम नहीं रहता है या कुछ सीखने को नहीं मिलता है, इसलिए मुझे प्राइवेट में जाना है, ऐसा कुछ? हाँ सर, मतलब प्राइवेट के कंपैरिजन में वर्कलोड बहुत कम रहता है। लेकिन सर यहाँ पर ये बेनिफिट रहता है सर कि आपके जो हॉबीज हैं, आपके जो अदर इंटरेस्ट है, वो उसको आपको पूरा करने का काफी टाइम मिलता है सर। ओके। लाइक मुझे सर जैसे बैडमिंटन खेलने का बहुत शौक है। तो सर आफ्टर द वर्क मेरे पास टाइम रहता है सर कि मैं जाके बैडमिंटन खेल सकता हूँ, और फिर और भी अदर चीजें हैं जो उसके लिए टाइम थोड़ा सा रहता है सर। मतलब यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस है? वर्क लाइफ बैलेंस रहता है। हाँ मतलब सर, किसकी चीज, मतलब अपने लिए टाइम आप निकाल सकते हैं, ये बेनिफिट। निकाल सकते हैं हाँ सर। और दूसरा बेनिफिट ये है कि गवर्नमेंट जॉब है तो कोई ऐसा डर नहीं है ले ऑफ होने का। हाँ, ले ऑफ होने का सबसे बड़ा बेनिफिट जॉब सिक्योरिटी हो जाती है सर। यहाँ और कोई क्या ले क्या ऑफ बेनिफिट्स है गवर्नमेंट जॉब के, और क्या बेनिफिट्स है? पर्क्स पर्क्स भी रहते हैं सर, लाइक क्वार्टर्स और इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब फ्री रहते हैं सर। ये आपको 1 ईयर प्रोबेशन कंप्लीट करने के बाद ये मिल जाते हैं सर, क्वार्टर्स। फिर अप टू सर्टेन प्रमोशन, सेकंड प्रमोशन के बाद सर ऑफिस व्हीकल भी मिलती है सर। तो वो सारे चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट्स यहाँ पर रहते हैं। आप कैसे मोटिवेट हुए कि हमें गवर्नमेंट में जाना है? तो फैमिली में कोई है? हाँ सर, मेरे फादर भी कोल इंडिया लिमिटेड्स में ही है सर। वो? तो मैंने, हाँ यस सर, तो मैंने मैं बचपन से ऐसे लोकेशन और एनवायरनमेंट में रहा हूँ सर। तो थोड़ा आइडिया था सर कि वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा रहता है, और जॉब भी थोड़ा ठीक रहती है। पापा को भी टाइम रहता था हमारे लिए, तो थोड़ा सा ये मोटिवेशन था सर कि हाँ, ये थोड़ी चीज यहाँ पर मिलेगी कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर। तो मतलब गेट करने से भी बहुत बड़ा बेनिफिट है बच्चों आपको कि गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ भी ट्राई कर सकते हैं इन फ्यूचर। आपको आईटी इंडस्ट्री में अच्छा नहीं लगा, या किसी कॉलेज में आप एमटेक करने के लिए गए हैं और आपको लगता है वहाँ का प्लेसमेंट अभी किसी कारण से कम हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे ओपन रहता है कि आप अच्छी रैंक गेट में लाए हैं तो आप जो है गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। जैसे सीआईएल में आप देख रहे हैं कैबिनेट सेक्रेटरी का आया था,
पावर ग्रिड के अंदर अपने बच्चे हैं, डीआरडीओ में अपने बच्चे हैं, इसमें इसरो के अंदर के में अपने बच्चे हैं, बार्क में हर साल अपने बच्चे जा रहे हैं। तो लगभग आप देखेंगे कि जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज है वहाँ पर कहीं ना कहीं आई गेट के स्टूडेंट गए हैं पहले या अभी जा रहे हैं। तो मतलब ये भी एक ऑप्शन रहना चाहिए आपके पास, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इसको आप आगे कर सकते हैं, और तो आपको बेनिफिट मिलेगा इसका। हाँ, इन फ्यूचर आपको लगता है यार यहाँ पे अच्छा नहीं है, तो आप आईटी इंडस्ट्री में तो कभी भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आईटी इंडस्ट्री में नहीं जा सकते। ठीक है, लेकिन आईटी इंडस्ट्री से गवर्नमेंट में आना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, उसका एक एज लिमिट होता है कि इतनी एज तक ही आपको गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। जैसे 28 ईयर्स, कितनी एज लिमिट है यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के लिए? सर जैसे CIL में 30 ईयर्स है फॉर द जनरल कैटेगरी, हाँ। और रिलैक्सेशन मिलते हैं सर अदर कैटेगरी स्टूडेंट्स को। हाँ, तो 29 इतना मान के चलो बच्चों, इतना रहता है सभी का। तब ठीक है, तो जी। इससे पहले हमें गवर्नमेंट जॉब के लिए सोचना पड़ता है, उसके बाद आप सोचेंगे तो मुश्किल जाता है, तो इससे अच्छे समय पे अच्छी पढ़ाई कर लेनी चाहिए, और बेनिफिट आपको मिलता है वहाँ पर। तो एक बच्चे का यहाँ पर क्वेश्चन है कि सर पैकेज क्या है आपका सीआईएल के अंदर? पैकेज फिक्स रहता है सर यहाँ, लाइक फॉर द PSU अलग अलग मतलब जॉब पोस्ट रहती है सर, लाइक एग्जीक्यूटिव सेकंड, लाइक जब आप CIL में प्लेस्ड होते हैं, आप जॉब रिक्रूट आपका रिक्रूटमेंट होता है, तो फर्स्ट आपको E2 पोस्ट पे रखा जाता है। तो वहाँ पर जो बेसिक सैलरी होती है वो 50,000 होती है। अभी इसमें सर चेंजेस होने वाला है कि 27 में पे अपग्रेडेशन होने वाला है, तो अराउंड ये 50,000 से 2.84 फैक्टर बढ़ जाएगी, तो अराउंड 130,000 बेसिक हो जाएगी सर। ओके ओके। ये स्टार्टिंग पैकेज रहती है। फिर आफ्टर एवरी 3 इयर्स प्रमोशन में 10,000 इंक्रीमेंट अभी जैसा होता है वैसे ही 2.8 फैक्टर करेंगे, तो आगे भी वैसे ही प्रमोशन में सैलरी इंक्रीमेंट होता है। जैसे आपके दोस्त लोग आईटी इंडस्ट्री के अंदर में गए हैं, जैसे संस्कार का नाम लिया आपने, तो भी आईटी इंडस्ट्री में है। जी जी बिल्कुल था, तुम्हारे साथ में 75 रैंक लाया था, वो भी अभी आईटी इंडस्ट्री में। कैसा मन जी जी सर। आईटी इंडस्ट्री में जाओ? हाँ सर, कभी कभार ऐसा लगता था सर, क्योंकि सब IT इंडस्ट्री में ये बेनिफिट होते हैं सर कि आपका आपकी जॉब लोकेशन सिटी में ही रहेगी, आपको मॉडर्न थोड़े मॉडर्न लाइफ जीने का थोड़ा सा रहता है सर स्टार्टिंग में। तो आप सिटी लाइफ में आप सिटी में ही प्लेस्ड रहोगे, और फिर सर सैलरी भी थोड़ी ज़्यादा रहती है सर कंपेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर। तो और सर मैक्सिमम जो भी एमटेक करते हैं सर सारे प्लेस्ड होके प्राइवेट सेक्टर में ही जाते हैं सर। तो ये थोड़ा सा रहता है कि सर सब सारे मेरे सारे फ्रेंड्स वहाँ हैं, मैं इधर अकेले हूँ या उनसे अलग हूँ, तो थोड़ा सा कभी कभार थोड़ा सा लगता है सर कि चले जाऊँ। लेकिन एट द एंड सर 3 to 4 ईयर्स आफ्टर देखता हूँ सर, वो उनकी मजबूरी हो जाती है सर, उनको स्विच करना पड़ता है, क्योंकि अपने आप को स्किल अपग्रेड करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी रहती है सर, मैनेज करनी पड़ती है अगर आप प्राइवेट सेक्टर में आ रहे हैं, तो बिल्कुल। वो सब प्रोज एंड कॉन्स दोनों रहते हैं अब सर। दोनों तरफ रहता है, सही बात है। हाँ क्वेश्चन और आया है यहाँ पे एक बच्चे का कि हाउ डज योर सीएस बैकग्राउंड हेल्प इन कोल इंडिया? CS बैकग्राउंड, लाइक अभी मैं तो एरिया में पोस्टेड हूँ, तो अभी उतनी रिक्वायरमेंट नहीं हो रही। इन फ्यूचर जब मैं हेडक्वार्टर में पोस्ट मैं होऊंगा, जब आफ्टर द सर्टेन प्रमोशन, तो तब मेरी वहाँ पर थोड़े CS बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट रहेगी, बिकॉज सर्टेन कोडिंग पार्ट मुझे देखनी पड़ेगी इन PHP और जावा। तो हाँ, CS बैकग्राउंड का थोड़ा रोल रहेगा। राइट नाउ अभी मैक्सिमम मेरा जो जॉब रोल है दैट इज मच विथ ENT डिपार्टमेंट। सो मेरा लाइक नेटवर्किंग पार्ट मुझे ज़्यादा देखनी पड़ती है इन द माइनिंग एरियाज। तो अभी सर अभी थोड़े CS का काम कर रहे हैं। तो मजा आता है कि नहीं आता है? हाँ सर, नया सीखने को मिलता है, मतलब कोर इंडिया इंडिया इंडस्ट्री थोड़ी सी आइडिया लगती है सर कि क्या होती है, कैसे वर्क होता है, और कुछ नया सीखने को मिलता है सर थोड़ा। ओके। तो थोड़ा सही लगता है। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, प्लीज शेयर इंटरव्यू एक्सपीरियंस। इंटरव्यू कोल इंडिया में इंटरव्यू नहीं हुआ था मेरा, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुआ था। और किसी एग्जाम के लिए आपने फाइट किया है गवर्नमेंट में?
सीआईएल के? हाँ सर, नहीं नहीं सर, जब 2023 में ज्वाइन किया था मैंने कोल इंडिया, उसके बाद सर ऑन द बेसिस ऑफ गेट्स को मुझे डीआरडीओ से भी जॉब इंटरव्यू के लिए कॉल आया था। तो मैंने उसका भी, और एक एनआईसी का भी कॉल आया था सर फॉर द जॉब इंटरव्यू। तो ये दो जॉब्स के लिए मैंने इंटरव्यू दिया है सर। तो वहाँ पे कैसा था डीआरडीओ का एक्सपीरियंस? थोड़ा अपना शेयर करिए आप, अच्छा लगेगा बच्चों को। डीआरडीओ का सर क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं थे सर, बट ट्रिकियर थे वो, बिकॉज देवसा जो इंटरव्यू पैनल था वो साइंटिस्ट, उसमें सारे साइंटिस्ट बैठे थे, तो वो उन्होंने बेसिक से स्टार्ट किया था सर, डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस और सी सी प्लस प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी मैंने सब्जेक्ट्स उनको बताए थे फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द इंटरव्यू राउंड, तो उससे रिलेटेड उन्होंने वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे। लेटर ऑन जैसे जैसे मैं आंसर देते जा रहा था सर, वो डीप क्वेश्चंस, डीप में थोड़ा डीप जा रहे थे, एंड जब तक आप आंसर दे रहे तब तक वो क्वेश्चंस पूछते पूछते जा रहे थे सर। ओके। तो कितने एट द एंड कितने घंटे तक चले थे आपके इंटरव्यू वहाँ पे डीआरडीओ के अंदर? डीआरडीओ में सर अप्रॉक्स 1 आवर मेरे माय इंटरव्यू टाइम था सर, because everybody in the panel, sir, they were asking questions and they were taking up at least 10 to 15 minutes. तो सर इट वाज, मैं कह सकता हूँ सर कि बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट जो भी हम पढ़ के जाएंगे वो थोड़ा डीप में पढ़ के जाएं तो आई थिंक दे विल सिलेक्ट, दे विल। गेट वहाँ पे हेल्प करता होगा? गेट गेट डेफिनेटली सर, डेफिनेटली गेट में हम वैसे ही डेप्थ में चीज़ों को पढ़े रहते हैं सर, तो वहाँ पर जाके डेफिनेटली बहुत हेल्प करता है सर। मतलब वो क्वेश्चंस भी आप ऐसे रहते हैं कि आप वहाँ पर ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं रहेंगे जो आप कभी सुने नहीं रहेंगे, ओके। आपको बस याद नहीं आता रहेगा तो स्किप हो जाती है, बस दिमाग से चीज़ें स्किप हो जाती और एक नाम आपने लिया एनआईसी का, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको एनआईसी के बारे में पता नहीं होगा। तो एनआईसी है क्या, उसमें क्या कैसे है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे तो अच्छा रहेगा। हैं। एनआईसी सर बेसिकली ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है सर, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर इसका फुल फॉर्म। सो बेसिकली ये सीएस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए ही जॉब होती है सर। इसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मैक्सिमम सीएस बैकग्राउंड के ही होते हैं। सो ये इसका फर्स्ट पहले सर रिटर्न हुआ था फॉर द सर्टेन पोस्ट, इसमें 3 पोस्ट निकाले थी, तो फॉर द हायर पोस्ट आई हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब। तो ये सर बेसिकली इसकी पोस्टिंग हेडक्वार्टर दिल्ली में होती है, एंड पोस्टिंग ये कभी कहीं भी दे सकते हैं। इनके ऑफिसेस सारे हेडक्वार्टर्स ऑफ द स्टेट्स, दैट इज कैपिटल सिटीज, एंड इन द डिस्ट्रिक्ट्स एज वेल। सो रिटर्न एग्जाम के बाद ये इनका इंटरव्यू प्रोसेस होता है। तो इनका इंटरव्यू, इफ आई मैं इसके बारे में बताऊं तो ये थोड़ा सा इजियर होता है कंपेयर टू डीआरडीओ, क्योंकि डीआरडीओ के 1-2 महीने बाद ही इसका इंटरव्यू कॉल मुझे आया था। तो इसका काफ़ी ईजियर था और इसका शॉर्ट पीरियड था, अप्रॉक्स 25 मिनट्स तक ही इन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। तो कम क्वेश्चंस वर इजी, बट दे वर नॉट फोकसिंग ऑन माय द वर्क इन द कोल इंडिया लिमिटेड, बिकॉज मुझे 1.5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ हो गया था, तो मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे मेरे करंट जॉब रोल से ही पूछे जा रहे थे। ओके। एक क्वेश्चन है एक बच्चे का कि सीआईएल क्या अपना खुद का एक भी एग्जाम लेता है कि गेट के थ्रू ही लेता है सिर्फ? अभी तो सर फॉर द सीएस बैकग्राउंड ये गेट के थ्रू ही रिक्रूट कर रहा है सर। इसके लिए कोई सेपरेट एग्जाम अभी नहीं लिया। अदर ब्रांचेस, नॉन टेक्निकल ब्रांचेस के लिए अपना एग्जाम कराते हैं। ओके। तो बच्चों आपको इसके बारे में आइडिया तो लगा होगा सीएल के बारे में। मेनली वही है यार कि गेट करो, बार बार हम लोग बोलते रहते हैं। उससे हर एक चीज़ आपको रास्ता धीरे धीरे दिखते जाएगा, मिलते जाएगा। और अपने आई गेट के बहुत सारे एलुमनीज हैं जो आपको फाइनली कहीं ना कहीं गाइड करते रहेंगे, कहीं भी जाने के लिए, हर जगह जाने के लिए आपको गाइड करते रहेंगे। एक क्वेश्चन और आया मोहित का, आप देखना थोड़ा सा इनके बारे में क्या है।
In every company for PSU we have to apply for PSU or the call by GATE score है। नहीं, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। वो रिक्रूटमेंट ऑफर जब अपने वेबसाइट पर पब्लिश करेंगे, यू हैव टू अप्लाई ऑनलाइन एंड आफ्टर दैट दे विल कॉल फॉर द इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ योर GATE स्कोर। आपको फॉर्म उनका फिल करना पड़ेगा जो भी PSU रिक्रूटमेंट निकालेंगे, और GATE स्कोर के बेसिस पे आपको इंटरव्यू कॉल या जो भी आपका प्रोसेस रहेगा उसमें बुलाएंगे सर। ठीक है मोहित, तुम्हारा इसमें ऐसा नहीं रहता है कि आपका गेट स्कोर है तो कंपनी वाले आपको डायरेक्टली कॉल करेंगे। हाँ जी। आपको खुद ही अप्लाई करना पड़ेगा। एमटेक के लिए भी अप्लाई करना पड़ता है। सिमिलरली आपको हाँ केस में जाना है, उसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जो बच्चे अप्लाई करते हैं उन्हीं में से सिलेक्शन होता है। बहुत सारे बच्चे एमटेक करने चले जाते हैं तो वो लोग अप्लाई नहीं करते, तो वो लक हाँ सर। जाता है। तो जो लेकिन जो इंटरेस्टेड रहते हैं गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहे तो फॉर्म फिलअप करते हैं, उनको यहाँ पे चांस जाने के लिए। जी। तो और कोई क्वेश्चन बच्चों? यहाँ पे एक क्वेश्चन और आया है कि सम टिप फॉर अपकमिंग गेट एग्जाम। क्या करना चाहिए? 5 महीने बचे, अप्रोक्सीमेट मान के चलो, ठीक है, तो इस बीच में क्या क्या करना चाहिए बच्चों को? सर लाइक मैं जैसे अपना एक्सपीरियंस बताऊं सर, तो मैंने सर 2 बार गेट एग्ज़ाम लिखा है, लाइक इन 2021 और 2022। तो सर ये मैं एक चीज़ बता सकता हूँ सर कि 2021 में मैं कुछ चीज़ें जो मैं नहीं कर पाया था, जो मुझे लगा कि ये अगर कर लेता तो बेटर स्कोर होता, और वही चीज़ मैंने 2022 की जब प्रिपरेशन करा तब मैंने किया। तो फर्स्ट तो यही था सर कि शॉर्ट नोट्स मैंने नहीं बनाए थे सर। मैंने जितने भी जो सब्जेक्ट से जिसकी पढ़ाई की थी उसके लिए शॉर्ट नोट्स मैं नेक्स्ट ईयर जब प्रिपरेशन कर रहा तब मैंने बना लिए थे सर। इससे फ़ायदा ये होता था सर कि जब गेट एग्ज़ाम को 2 या 3 मंथ से बचे होते थे, या फिर मुझे फुल लेंथ टेस्ट देने होते थे, तो मेरा रिवीजन क्विकली हो जाता था सारे सब्जेक्ट्स के। तो ये मैंने एक चीज़ की था सर। दूसरा ये सर कि मॉक टेस्ट जो है वो उस वो मैंने अर्लियर स्टार्ट कर दिया था व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर गेट 2022। तो लाइक 5 मंथ्स अगर अभी बचे हैं तो इट बेटर है कि आप जो मॉक टेस्ट हैं डिफरेंट साइट्स के या डिफरेंट कोचिंग्स के, वो आप देना स्टार्ट कर दो। उससे आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने। नोट्स भी आपको नोट्स को गो थ्रू करना है। उससे आप पर डिपेंड करता है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाने तो बेटर है। उसके थ्रू रिवाइज करके आप एक एटलीस्ट वंस इन इन 2 days और 3 days एक अभी से तो कम से कम एक मॉक टेस्ट या शॉर्ट सब्जेक्ट टेस्ट जो होते हैं सर, वो एटलीस्ट वो कर सकते हैं सर अभी हाँ, ये से। पहले टॉपिक वाइज दें, टॉपिक वाइज के बाद फिर सब्जेक्ट वाइज। टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज। जी जी सर। उस फ्लो में बने रहो। सब लोग बोलते ही रहते हैं कि आपको सब करना ही पड़ेगा। रिवीजन हाँ कैसे करते थे? रिवीजन कैसे अप्लाई करते थे अपने? कि आपको, चूंकि हम लोग पढ़ते हैं भूल भी जाते हैं ना चीजों को, तो हाँ हाँ रिवीजन सर। क्या सिस्टम फॉलो करते थे आप? सर जब जैसे अभी तो 5 मंथ्स बचे हैं सर, तो अभी थोड़ा सा अभी टाइम है कि आप पूरे सारे सब्जेक्ट्स के जो फुल लेंथ नोट्स हैं वो आप गो थ्रू कर सकते हैं सर। तो मैंने यही किया था सर, फुल लेंथ जो नोट्स पूरे नोट्स थे वो गो थ्रू करता था सर, और साइड बाय साइड मैंने उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। तो ऐसे करते करते जब मेरे सारे सब्जेक्ट्स के रिवीजन हो गए, तो जब भी मैं टेस्ट देता था सर, तो फिर मैं सारे सारे के फुल नोट्स होते थे वो नहीं पढ़ता, सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ के एग्जाम अटेम्प्ट करता था। इससे मेरा बार बार एक सब्जेक्ट के रिवीजन हो जाते थे सर, और अ, ये चीज़ें याद रहती थी सर, क्योंकि आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ग्रैस्प हो गई शॉर्ट नोट से, तो सब्जेक्ट्स के जो टेस्ट होते थे उसमें भी बेटर स्कोर आते थे। बच्चों को बहुत डर लगता है टेस्ट से, नंबर कम आ जाते हैं तो फिर कैसे, मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं फाइनली। तो आप लोग भी तो होते रहे होंगे ना इस सब चीजों से, आप भी तो गुजरे होंगे। हाँ सर हाँ। जब स्टार्टिंग में हमने जो सब्जेक्ट टेस्ट होते थे वो जब देते थे, तो सर उसमें नंबर तो काफ़ी कम आते थे सर, क्योंकि क्वेश्चंस भी हार्ड रहते थे और आइडिया नहीं रहता था। लेकिन इम्पोर्टेंट ये रहता था सर कि जैसे आप उस टाइम हम लोग भी जब प्रिपेयर कर रहे थे तो हम लोग भी अपने सीनियर से पूछते थे कैसे मोटिवेटर रहना। तो सब एक ही बात बोलते थे सर कि आफ्टर द टेस्ट
क्योंकि ये तो मेन गेट एग्जाम है नहीं, अभी तो सिर्फ प्रिपरेशन ही चल रहा है। तो क्या बोलते हैं, उस टेस्ट को देने के बाद उसमें जो भी क्वेश्चंस नहीं बने उसका एनालिसिस करते थे। तो हम्म, यही सर, मतलब यही बस दिमाग में रख के हर सारे टेस्ट एक एक करके देते रहते थे, जितने भी नंबर आए बस उसको एनालिसिस करते थे। और धीरे धीरे सर मतलब आइडिया भी नहीं लगता था कि कब हमारा इम्प्रूवमेंट हो जाता था और मार्क्स फिर सही आने लगते थे। एक क्वेश्चन मोहित बस यही का है प्रोसेस था। कि सर, एज आवर सेमेस्टर एग्जाम, हाउ टू मैनेज गेट एंड सेमेस्टर, 15 डेज चले जाएंगे एग्जाम के अंदर में, तो सेमेस्टर एग्जाम आएगा, उस बीच में गेट को कैसे मैनेज करें? इसमें हम लोग को थोड़ा बेनिफिट हुआ था, क्योंकि कोविड का समय चल रहा था, तो उस टाइम सेमेस्टर एग्जाम्स ऑनलाइन हो गए थे। तो हमने उतने तो सेमेस्टर एग्जाम्स को ध्यान नहीं देते, हमने गेट का प्रिपरेशन पे फोकस किया था। लेकिन हाँ, मैनेज करने के लिए आप अभी से गेट के जो, मैंने वही बताया कि आप अभी से जैसे जो नोट्स है वो आप पढ़ सकते हैं और शॉर्ट नोट्स बना लें। उससे क्या होगा कि आप सेमेस्टर एग्जाम्स के समय भी अगर आपको टाइम मिलता है तो आप शॉर्ट नोट्स एटलीस्ट रिवाइज कर सकते हैं। लॉन्ग फुल लेंथ नोट्स आपसे रिवीजन नहीं हो पाएंगे। मैं क्योंकि उस टाइम सेमेस्टर एग्जाम्स चलते रहेंगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप पूरे नोट्स पढ़ पाएं। तो ड्यूरिंग द सेमेस्टर एग्जाम्स मैं वही कह सकता हूँ, उससे पहले ही आप अगर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर ले तो आई थिंक वो मैनेज हो जाएगा मेरे हिसाब से। बिल्कुल। तो वही है मोहित, कि आप पहले से उसको कवर करके रखिए, कि मतलब पहले ज़्यादा टाइम दे दीजिए ना गेट पे, कि आपको उस समय 15 दिन आपके सेमेस्टर में जा भी रहे हैं, तो उससे आपको गेट की प्रिपरेशन में ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। ना पड़े। तो करो, हो जाता है, सभी लोग किए, तुम अकेले नहीं हो, बहुत लोग किया और फाइनली बहुत अच्छा निकला है। जैसे हाँ सर, हमारे सीनियर्स ने भी मैनेज किया था। वो मुझे वो यही बताते थे, हम लोग भी उस समय उनसे पूछते थे। जैसे सचिन गोयल सर थे, उनसे मैं डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता था जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो वो यही बताते थे कि शॉर्ट नोट्स वगैरह वो बनाते रहते थे। हम्म, तो उन लोग ने भी सेमेस्टर एग्जाम्स में भी अच्छा किया था, फिर गेट एग्जाम में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। तो मैंने फिर वही ध्यान रख के फॉलो किया। तो लगे रहो बच्चों, सभी लोग करो अच्छे से, और बिल्कुल डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। और देखो, चमकना है तो थोड़ा सा घिसाई तो करनी ही पड़ेगी यार, हीरा ऐसे थोड़ी चमकने लगता है। जितना ज्यादा उस पर घिसाई होती है तो ज्यादा चमकता है, वही मान के चलो, आपको भी अपना आपको ढालना पड़ेगा आपको चीजों में। जितना ज्यादा ढालेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको फ्यूचर मिलेगा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे आपको, पता नहीं रहेगा क्या क्या मिल सकता है जीवन के अंदर में। सर, डिस्टेंस से पहले सीओ शुरू कर दूं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यार, सीओ के अंदर में हाँ। जो पढ़ाया है, जितनी जरूरत है वो सब मैंने बताया हुआ है बेसिक। हाँ। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे से पहले सीओ बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। तो आकाश, और कोई को आप एडवाइस देना चाहते होंगे? एडवाइस तो मेरे तरफ से यही रहेगा सर कि टेस्ट जो आप देते रहेंगे वो आप रेगुलर देते रहें, चाहे मार्क्स कम है कि ज़्यादा है आपका। अगर सब्जेक्ट टेस्ट से 30 मार्क्स का, आप उसमें 5 या 6 नंबर, ऐसे भी मेरे तो ऐसे ही मार्क्स आते थे सर, क्योंकि उसमें क्वेश्चन हार्ड रहते थे या दिमाग काम नहीं करता। लेकिन अगर टॉपिक वाइज जो टेस्ट है वो अगर आप कंटिन्यूस देते रहेंगे, उसको एनालिसिस आफ्टर द टेस्ट एनालिसिस करते रहेंगे, तो सर वो कब आपको आपके उस सब्जेक्ट में पकड़ बन जाती है सर, आपको रियलाइज नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे जी सर, जब मैंने अटेम्प्ट दिया था K21 में, तो ये चीज़ थोड़े से मैंने फॉलो अप नहीं किया था। हम्म, तो ये चीज़ थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लगा था सर, क्योंकि मेरे टॉपिक्स में पकड़ नहीं थी। क्वेश्चंस हार्ड आते थे तो बनते नहीं थे, वैसे नहीं बन, या तो बनते भी थे तो टाइम ज़्यादा लगता था। लेकिन आप जब गेट 2022 का एग्ज़ाम जब लिखा, तब ये चीज़ मैंने रियलाइज़ किया सर कि टॉपिक टेस्ट में अगर एनालिसिस अगर प्रॉपर तरीके से किया था मैंने, तो फिर वो उस हार्ड क्वेश्चंस भी थोड़े इजीली बन जाते थे, लेंदी क्वेश्चंस भी टाइम पे हो जाते थे। प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, और मतलब सब की प्रैक्टिस। पॉइंट्स है कि बच्चों, आपको पीआईक्यू सॉल्व करना है, आपको टेस्ट देना है, आपको रिवीजन करना है, कोर्स आपको कंप्लीट करना है, ये सब 4 पॉइंट्स है। दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग, तो मतलब इसमें आप बहाने नहीं कर सकते हैं, इस सब में बहाने करेंगे तो कहीं ना कहीं सक्सेस लैग कर जाएगा। तो लगे रहिए सभी लोग अच्छे से और करते रहिए। आकाश, ऐसे बीच बीच में आप आते रहिए और गाइड करते रहिए बच्चों को, ठीक है? तो चले फिर बच्चों, फिर भी किसी को और भी गाइडेंस चाहिए, आकाश से कनेक्टेड होना होगा इन फ्यूचर कभी भी, तो आप कनेक्ट हो सकते हैं।
आकाश आपको आगे गाइड कर देंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।